और फिर से ओपन जीएस एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम कि रेलवे ग्रुप डी का जो बैच है हमारा धुआंधार एकदम सफलता बैच जो है चल रहा है, जिसमें सभी क्लासेज जो है यथावत चल रही है। थोड़ा कुछ क्या है, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड जो क्लासेज थी वो थोड़ा उसका शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है, आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारा रीजनिंग की क्लास है वो 11 बजे स्टार्ट होकर चल रही है इस समय, और जो मैथ की क्लास है वो 1 बजे से चल रही है। ठीक है, आज से उसका जो सेशन थोड़ा चेंज हो चुका है। तो जो हमारी विज्ञान की क्लासें है वो सेम ही टाइम पर चल रही है। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्लास में आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि आवाज़ और वॉइस जो हमारी है पूरी क्लियर है। तो मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आज जो हमारा जो टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सभी लोग एनर्जी और पावर के साथ आइएगा ना, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग बढ़िया। सूरज साहू जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी, सूरज साहू जी। चलिए, ऋचा जी भी आ गई हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को भी। जल्दी आ जाइए सभी लोग। तो हमारा जो वर्क, एनर्जी एंड पावर का जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो आवाज़ क्लियर है ना सभी को? एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है। चलिए, आवाज़ क्लियर है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, सीधा सिंपल सा। चलिए, आज जो हमारा क्या है, वर्क। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि वर्क क्या है। वर्क क्या था, वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से, उसके क्या है इनिशियल पॉइंट से, मूल स्थान से उठाकर मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। इस प्रकार कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व दिए हैं। एक तो पहला हमारा जो है पिंड पर आरोपित बाह्य बल, एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, और पिंड का विस्थापन। ठीक है, माया जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। ओजी वाले गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। जो हमारा वर्क क्या है, वर्क क्या है ये देखिए बताते हैं हम। वर्क, कार्य क्या होता है, मान लीजिए कोई कोई क्या है, एक पिंड है, एक कोई पिंड है हमारा, है ना। किसी पिंड पर फोर्स अप्लाई करके, अर्थात कार्य क्या होता है, किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया होती है उसको कार्य बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसको, ये कोई पिंड है, इस पर हम क्या है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है कुछ स्थान के बाद। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या होगा, हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे हो गया है तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, कार्य किया है, बल लगा के थोड़ा क्या किया है, कार्य किया है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, वर्क, कार्य हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्य बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलिए, पहला क्या है, पिंड पर विस्थापन। दूसरा क्या हमारा, पिंड पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको एक विस्थापित करना, विस्थापित कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये कोई पिंड है, पिंड है, इस पे फोर्स हमने अप्लाई किया, यहाँ पे मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है यहाँ पर हो गया है, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया है तो हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, वो कार्य कहलाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हमारा कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, अक्की जी गुड आफ्टरनून, माया जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। अब देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, ये तो हमारा क्या है, वर्क हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्य हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य की गणना कैसे करते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। कार्य की गणना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणाम का गुणनफल होता है। ठीक है, कार्य हमारा जो होता है, डब्ल्यू हमारा क्या होता है, ये डब्ल्यू बराबर एफ डी इंटू कास थीटा होता है। ये एफ डी इंटू कास थीटा प्राप्त कहाँ से हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पिंड हमारा ये है, कोई पिंड है, कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, कोई यम द्रव्यमान का कोई क्या है, पिंड है। ठीक है, कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इस पे क्या हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, मान लीजिए यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर अगर हो रहा है यहाँ पर, अगर आके हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है तो हमारा जो कार्य हो जाएगा, तो डब्लू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी हो जाएगा। डब्लू हमारा कार्य क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। अगर ये हमारा जो फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी वस्तु पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो किसी एंगल पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंगल पे कर रहे हैं, देखिए बता रहे हैं हमको को, किसी एंगल पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए, चलिए चलिए
इसी एंगल पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एक, मान लीजिए एक पिंड है, इस पर देखिए फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पे क्या है, बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं एक थीटा डिग्री पर, या थीटा डिग्री पर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा अपना एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा एफ कास थीटा हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा। हम एफ कास थीटा ही क्यों लेते हैं, ठीक है, एफ क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में हो रहा है, इसलिए एफ कास थीटा लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डब्लू बराबर हो जाएगा, डब्लू बराबर एफ डी कास थीटा, ठीक है, एफ डी कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा, और ये हमारा एफ साइन थीटा इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा। और देखते हैं, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किए गए कार्य की प्रकृति, किए गए कार्य की प्रकृति, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो जाता है। हमारा जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका जो नेचर होता है, वर्क हमारा क्या पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और शून्य कब होगा। इसके लिए देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, ये देखिए उसके टोटल क्या है, 3 कंडीशन है। वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब किसी पिंड पर जो बल हम लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई पिंड है, किसी पिंड पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि उसका विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, किसी पिंड पर जो बल लगाया जाता है अगर उसका जो विस्थापन है बल की दिशा में हो रहा है, तो हमारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इस पर हम क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, एक मिनट, मान लीजिए ये एक पिंड है, इस पर क्या हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, थीटा डिग्री पर, इस पर हम क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा, ये एफ कास थीटा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, ठीक है। हमारा जो हम बल अप्लाई किए हैं वो हमारा धनात्मक कब होगा, वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब जब हमारा जो बल लगा रहे हैं, बल और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जिससे किसी कोई वस्तु है उसको मेज मेज पर रखी हुई कोई वस्तु, उसको उठाकर किसी अन्य स्थान पर अगर हम उसको रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हमारा जो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होने का जो हमारा जो वर्क है, वर्क पॉजिटिव कब होगा, अगर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा की जो वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हमारा जो कार्य होगा वो पॉजिटिव कार्य होगा। अगर मान लीजिए थीटा की जो वैल्यू है हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के अगर बीच में है, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, हमारा वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान होता है 1/3/2, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है। कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। कास 45 अंश का जो मान होता है हमारा, कास 45 अंश का जो मान होता है 1/√2 होता है, और कास 60 अंश का जो मान होता है हमारा, कास 60 अंश 1/2 होता है, ठीक है। अगर इन सभी मानों को, ये क्योंकि ये जितने भी हमारे मान हैं ये क्या है, सभी पॉजिटिव हैं, अगर इस पे अगर हम रखते हैं डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा, अगर हम इसमें कोई भी मान, अगर ये सभी मान अगर रखते हैं, अगर हम 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी मान अगर हम रखेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, जो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हमारा जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होने का ये कंडीशन है। अगर हमारा जितने भी डिग्री के मान है 0 से 90 अंश के भी अगर बीच में होंगे, अगर हमारे थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में होगा, तो हमारा जो कार्य क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बताइए कार्य अधिकतम कब होगा, चलिए ये भी बताते हैं आपको, कार्य अधिकतम कब होगा। कार्य क्या होगा,
कार्य अधिकतम, कार्य का अधिकतम मान कब होगा? कार्य अधिकतम, अधिकतम कब होगा? कार्य अधिकतम कब होगा? देखिए, देखिए हम जानते हैं W बराबर एफ डी कास थीटा, ठीक है, हम जानते हैं W बराबर एफ डी कास थीटा होता है। हमारा जो कार्य मैक्सिमम कब होगा? जब हम थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री रखेंगे। W बराबर एफ डी कास अगर 0 अंश रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी, ठीक है, W बराबर एफ डी हो जाएगा। ये तब मान हमारा क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू, यदि अगर थीटा की वैल्यू क्या है? 0 अंश होगी, यदि थीटा की, थीटा का मान जो होगा, थीटा का मान अगर 0 अंश है, 0 अंश है, तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा? कार्य अधिकतम होगा, ठीक है, कार्य हमारा क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। कार्य हमारा क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को ना? तब हमारा क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए, कार्य निगेटिव कब होगा ये बताते हैं। कार्य हमारा जो निगेटिव कब होगा? यदि, अब निगेटिव का साइन क्या है? निगेटिव कार्य कब होगा? निगेटिव वर्ग हमारा जो निगेटिव, निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? जब थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 अंश के बीच में अगर होगी, तो हमारा जो कार्य हो जाएगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 से 180 अंश के अगर बीच में होगी, जो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारा, क्या हो जाएगा? वो होगा निगेटिव हो जाएगा। जैसे अब देखिए, जैसे W बराबर क्या होता है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अगर कास, अगर कास थीटा जो कास 90 अंश का मान, कास क्या बोलते हैं? 120 अंश, इसके 90 से इसके बीच में होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। तो कास 120 अंश का मान कितना होता है? कास 120 अंश का मान, कास 120 अंश का मान होता है -1/2। कास 120 अंश का मान -1/2 कैसे होगा? जैसे कास क्या हो गया, इसको क्या तोड़ सकते हैं? 90 प्लस 30 में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कास 90 प्लस इसको 30 में डिवाइड करेंगे तो कास 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। काश 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस लग गया, माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से ये काश 120 अंश का मान हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो काश 145 अंश का मान, काश 145 अंश का मान -1/√2, ठीक है। काश 145 अंश का मान क्या हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। और काश 180 अंश का जो मान हमारा हो जाएगा, काश 180 अंश का जो मान हो जाएगा -√3/2। इसमें एक ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि इसमें जितनी भी वैल्यू हमारी हैं वो क्या है? निगेटिव है। इसीलिए अगर थीटा की जो वैल्यू होगी 90 और 180 अंश के बीच में होगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू जो है 90 और 180 अंश के बीच में होगी, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? थीटा की वैल्यू हमारा कब निगेटिव हो जाएगी? जब कार्य हमारा कब निगेटिव होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 अंश के बीच में होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगा, जिससे कि हमारा कार्य क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा थीटा का जो मान होता है वो 0 से और 90 के बीच में होगा, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, ये बताइए कार्य का न्यूनतम मान कब होगा? देखिए, कार्य का न्यूनतम मान, कार्य का कार्य का न्यूनतम मान, कार्य का न्यूनतम मान बताने आपको। कार्य का न्यूनतम मान कब होगा? कार्य का जो न्यूनतम मान होगा W बराबर एफ डी कॉस थीटा, W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर हम 90 अंश रखते हैं, कार्य का अधिकतम न्यूनतम मान कब होगा? अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश रखेंगे, तो काश 90 अंश का मान कितना होता है? एक। काश 90 अंश का मान जो होता है एक होता है। अब इसमें देखिए, अगर थीटा की वैल्यू जो है एफ डी काश अगर 180 अंश रखते हैं, चलिए 180 अंश का मान कितना होगा? काश
साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान जो होता है 0 होता है, तो हमारा जो कार्य हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मान का हो जाएगा इसका मान का माइनस 90 अंश। 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे हमारा एफ डी जो क्या हो जाएगा, एफ डी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा न्यूनतम मान कब होगा, जब हम इसका मान कह रहे हैं 180 अंश रखेंगे तब। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब 180 अंश रखेंगे तो हमारा कार्य क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव, एक निगेटिव हो गया, और अधिकतम इससे 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो वर्क हो वो पॉजिटिव कब होगा, अगर पॉजिटिव के लिए क्या हो, थीटा की वैल्यू 90 से 180, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और न्यूनतम के लिए और अधिकतम के लिए उसका मान क्या है, 0 अंश होना चाहिए अधिकतम के लिए। और निगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जो है 90 से 180 अंश के बीच में हो। और न्यूनतम मान कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हमारा 180 अंश होगा, तो हमारा मान क्या हो, न्यूनतम हो जाएगा। और 0 कब होगा, अब बताइए वर्क हमारा 0 कब होगा, इसके लिए देखिए बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क हमारा 0 कब होगा, इसके लिए 3 कंडीशन बनी हुई है। वर्क हमारा 0 कब होगा, देखिए विस्थापन क्या हो, शून्य हो। जब हमारा विस्थापन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन ना हो, अर्थात विस्थापन हमारा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है तो किया क्या आकार हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर किसी पिंड पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी पिंड पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा, वर्क हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्क हमारा जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर W बराबर एफ डी कास थीटा के अनुसार, एफ डी कास थीटा, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर शून्य हो रहा है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हमारा इसका टोटल पूरा जो मान हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो W का जो पूरा मान हो जाएगा वो हमारा पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिस्टर रैपर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यहाँ से आप देखिए, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारा 0 वर्क का फर्स्ट कंडीशन है, यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर शून्य हो रहा है, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा वर्क हमारा पूरा जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पूरा वर्क हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब दूसरा क्या है हमारा, देखिए जब आरोपित बल शून्य हो, यदि आरोपित बल क्या हो, हमारा शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो, तो परंतु भी अगर उसका विस्थापन हो रहा है, यदि किसी वस्तु पर अगर हम जो बल आरोपित कर रहे हैं वो अगर शून्य है, और फिर भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भी हमारा के जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर किसी पिंड पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी पिंड पर अगर इसका जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू क्या है, हमारी शून्य है। ठीक है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो भी जा रहा है, फिर भी हमारी जो W का जो मान होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे W बराबर एफ डी कास थीटा के अनुसार, एफ डी कास थीटा के अनुसार अगर हमारा जो फोर्स होगा, यदि हम फोर्स की वैल्यू अगर 0 है, अगर हमारा जो बल है अगर वो निगेटिव है, बल हमारा क्या है, शून्य है, अगर बल की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो टोटल वर्क भी हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, हमारा टोटल 3 कंडीशन बन रहा है, सूत्र से ही पता चलता है 3 कंडीशन कैसे बनेगा। अगर हम जानते हैं कि W बराबर होता है एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा, देखिए W बराबर क्या होता है, एफ डी कास थीटा। अगर हमारा फोर्स अगर शून्य है, अगर फोर्स हमारा शून्य है, तो हमारा जो वर्क है दोस्तों, वो वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर शून्य है, हमारा अगर विस्थापित नहीं हो रहा है, अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब तीसरा जो कंडीशन आता है, कास थीटा दिया है यहाँ पे, अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर है, यदि कोई व्यक्ति है वो 90 डिग्री, अगर कोई किसी वस्तु को 90 डिग्री पर लेकर अगर चल रहा है, तो उसका भी जो वैल्यू हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु जैसे कूली होता है, कूली को देखे ना, वो अगर सर पे अगर क्या करता है, वस्तु या बोझा के रख के वो अगर टहलता रहता है ना, जाता रहता है, तो अगर उसने अगर अपने सर पर से अगर वस्तु को नीचे नहीं रखा जब तक, तो उसका जो वर्क हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है,
अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे तो काश 90 अंश का मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो हमारा जो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, अगर W बराबर एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा, अगर थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री अगर रख देते हैं हम, तो कास 90 अंश का जो मान होता है हमारा का एफ डी कास 90 अंश, कास 90 अंश का जो मान होता है, कास 90 अंश का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिससे कि हमारी पूरा जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। तो हमारा जो वर्क हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वर्क का 3 कंडीशन था हमारा, यदि जब विस्थापन शून्य हो, अगर हमारा जो किया गया, अगर किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि आरोपित बल शून्य हो, यदि किसी पिंड पर हम कोई अगर वस्तु पर किसी पिंड पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स की अगर फोर्स की वैल्यू जो हमारी अगर शून्य होगी, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, बल एवं विस्थापन की दिशा जो है परस्पर लंबवत हो, फिर भी हमारा जो जो वर्क है वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत होने का मतलब है, अगर यहाँ पे हम फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है ये टोटल ये 90 डिग्री है, तो हमारा जो जो हमारा वर्क हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक है। ठीक है, ये हम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यदि इस पर जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो हमारा जो वर्क हो जाएगा, टोटल हमारा जो वर्क हो जाएगा वो भी क्या हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो हमारा वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक एवं जूल, जूल में देखिए एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁷ जूल, एक अर्घ बराबर जो होता है 10⁻⁷ जूल। अर्घ जो हमारा है सीजीएस पद्धति का मात्रक है, कार्य का जो सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है, कार्य का सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होता है वो अर्घ होता है। ठीक है, हमारा जो कार्य का एफपीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, एफपीएस पद्धति में नहीं, एमकेएस पद्धति में जो होता है, एमकेएस पद्धति में होता है जूल होता है, और एफपीएस पद्धति में हमारा तो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, एक अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल होता है, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल। ठीक है, 4184 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, 3.6 मेगा जूल होता है। ठीक है, ये थोड़ा याद करने योग्य चीज़ है, ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता रहता है कि एक अर्घ बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ जूल होता है। ठीक है, एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁷ जूल। अच्छा ये बताइए आप लोग, एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है, एक जूल बराबर एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं बताइए, एक जूल बराबर कितने अर्घ होता है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, एक जूल बराबर कितने वर्ग होता है। आप लोग थ्योरी पढ़ते पढ़ते उब रहे होंगे, थोड़ा बता दीजिए, कमेंट करिए एक बार, एक जूल बराबर कितने वर्ग। अक्की जी का है 19 के पावर 7, 10 के पावर 7, लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं ये बताइए, एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं। चलिए, एक जूल बराबर, ये भी क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक जूल बराबर, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ होता है। ठीक है, एक जूल बराबर 10⁻⁷, ठीक है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ होता है। माया यादव जी का आ रहा है 10⁻⁷, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा चीजें हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए
अभी तुम्हारा वर्क खत्म हो गया, एनर्जी आ गया है। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा होती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा बोला बोला जाता है। कार्य के समान ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। कार्य के समान, कार्य के समान जो ऊर्जा का मात्रक भी हमारा क्या होता है? जूल होता है। जूल हमारा जो, जैसे कार्य हमारा क्या है? कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। उसी प्रकार हमारा जो ऊर्जा भी है क्या है? कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और ऊर्जा भी हमारा क्या है? ऊर्जा भी हमारा, ऊर्जा भी हमारा, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ठीक है। जो हमारा कार्य का मात्रक होगा वही हमारा ऊर्जा का भी मात्रक होगा। साहिल मौर्य जी, जय हिंद। जय हिंद साहिल मौर्य जी, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। जो हमारा ऊर्जा का जो मात्रक, जो कार्य का मात्रक होगा वही हमारा ऊर्जा का भी मात्रक होगा। ठीक है। तो हमारा ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा जो है हमारा दोनों का मात्रक हमारा सेम हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का जूल हो जाएगा। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होगा, ये यसाई पद्धति में इसका मात्रक है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यसाई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब इसका अगर डब्लू बराबर, अगर हम पूछे डब्लू बराबर एफ डी होता है ना, तो इसका यमकेश पद्धति में मात्रक क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए, यमकेश पद्धति में मात्रक क्या होगा कार्य का? कार्य का यमकेश पद्धति में मात्रक क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए, कार्य का यमकेश पद्धति में मात्रक क्या होगा? जैसे हमको पता है कि एफ इंटू डी होता है ना, तो बल का मात्रक निकाल लीजिए पहले। बल बराबर, एफ बराबर क्या होता है? यमे होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसका इंटू मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? यमकेश पद्धति में इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है। जो ऊर्जा क्या हो जाएगी? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा भी हमारा क्या है? एक अदिश राशि है। जो हमारा कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का भी मात्रक होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की जो क्या है, थोड़ा ऊर्जा के क्या है कुछ प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। ऊर्जा, ऊर्जा को टोटल दो भागों में, काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दो भागों में डिवाइड किया गया है। गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य के करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप जो है, माप कार्य के उस परिणाम से की जाती है जो उस वस्तु की विरामावस्था से वर्तमान अवस्था में लाने में सहायक होती है। चलिए, इसमें जो लिखा है वो तो ठीक है, हम बता देते हैं आपको। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की जो गति के दौरान जो उसमें उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि मान लीजिए कोई द्रव्यमान, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर फोर्स अप्लाई करने से, मान लीजिए यम द्रव्यमान का ये पिंड है, यम द्रव्यमान का क्या है? ये एक पिंड है। इस पर फोर्स अप्लाई करने से, अगर इस पर फोर्स अप्लाई करने से, फोर्स अप्लाई करने से इसका जो वेग है वी हो जाता है। फोर्स अप्लाई किए, इसका वेग क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इसका वस्तु का जो वेग होगा वी हो गया, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। किसी पिंड पे जो लगाया गया जो बल होता है, बल लगाने से यदि उस पिंड का जो द्रव्यमान और जो उसमें उसके वेग के वर्ग के हाफ के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ठीक है, हाफ के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। इसको के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर इसको बोला जाता है। के बराबर, इसका जो सूत्र होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यदि कोई द्रव्यमान, यम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर फोर्स अप्लाई किया गया, तो उसके उसके जो वस्तु में जो क्या है वेग में वृद्धि क्या हो गई? वी है। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कीजिएगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक जी, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें तीन प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, ये बताइए, अगर किसी पिंड का जो द्रव्यमान है अगर दुगना कर दिया जाए, अगर पिंड का जो द्रव्यमान है
अगर उसको दुगना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका पहला जो टाइप क्वेश्चन बनता है, चलिए मैं बताता हूँ। यदि किसी पिंड का जो द्रव्यमान यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यदि 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 पिंड का यदि पिंड का मान दो गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, बताइए आप लोग। कितनी गुनी हो जाएगी, चलिए बताइए आप लोग। अगर यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, अगर यम द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाएगा, पिंड का जो द्रव्यमान है अगर उसको दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। यम द्रव्यमान के पिंड को अगर उसकी जो गतिज उसके यम द्रव्यमान के पिंड को दोगुना कर दिया जाए, अर्थात द्रव्यमान जैसे यम है हमारा, जैसे के बराबर क्या होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए। भैया अगर उसका द्रव्यमान अगर दुगुना हम कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी हमारी क्या हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी। सीधा सिंपल सा है। ओनली सक्सेस जी, दो गुनी। बहुत बढ़िया ओनली सक्सेस जी। अगर किसी पिंड का जो द्रव्यमान है अगर हम उसको दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा भी हमारी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, अगर किसी जो उसका अगर वेग को अगर हम दुगुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बताइए। अगर उसका वेग को हम अगर दो गुना कर दें, इसका इसके वेग को अगर हम दो गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, ये बताइए। अगर हम द्रव्यमान को दो गुना किए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई, दो गुना हो गई, पहले से क्या हो गई, दो गुना बढ़ गई गतिज ऊर्जा। अगर उसके हम वेग को अगर हम दो गुना कर दें, अगर उसके वेग को अगर हम दो गुना कर दें, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर इसके वेग को अगर हम दो गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। चलिए हम बताते हैं आपको, देखिए। अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए, चलिए पहले मान लीजिए k1, अब k2 में क्या बोल रहा है, k2 में बोल रहा है कि इसके वेग को क्या बोल रहे हैं, दो गुना कर देंगे, टू वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है, टू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको दोनों को भाग कर देंगे तो k1/k2 बराबर, k1/k2 बराबर, ये पूरा अपना कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या दो दो ने चार हो जाएगा ना, तो वी से वी कट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो k2 जो हो जाएगा पहले का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। k2 जो हो जाएगा पहले का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ना। अगर हम उसके वेग को अगर दुगुना कर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी। वेग को अगर हम दुगुना कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी पिंड की विशिष्ट विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा इसी ऊर्जा कहलाती है, इसे पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु में यदि कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था में है, यदि कोई पिंड जो हमारा है क्या है, स्थिर अवस्था में है, किसी ऐसे रखा हुआ है मान लीजिए, तो जो उसमें संचित जो ऊर्जा होती है वह हमारी क्या हो जाती है, स्थिति ऊर्जा हो जाती है। यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो उसमें जो संचित ऊर्जा हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। देखिए मानते हैं यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से यह ऊंचाई तक ले जाया जाता है। पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगने वाला, यदि मान लीजिए कोई क्या है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये क्या है हमारा पृथ्वी है,
यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसको क्या है, यह ऊंचाई तक ले गए हम इसको, मान लीजिए यह ऊंचाई तक इसको ले जाते हैं, यह ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो इसके विपरीत दिशा में क्या है, गुरुत्व बल कार्य करेगा, यह बराबर एम जी, यह बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। किसी पिंड को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उसके जस्ट अपोजिट क्या है हमारा, यह बराबर एम जी कार्य करेगा। ठीक है, तो जो हमारी जो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति जो हमारी यहाँ पे उसको ऊपर जब ले गए तो उसको जो स्थिति ऊर्जा इसके जस्ट अपोजिट लगेगी, तो हमारी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाए, संचित हो जाती है, समझा। ले जाने पर गुरुत्व बल यह बराबर एम जी के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जो हमारा यह बराबर एम जी हो जाएगा, यही हमारा स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, जो स्थिति ऊर्जा होती है W बराबर U बराबर या PE बराबर PE बराबर हमारा क्या होता है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है mgh। ठीक है, mgh, क्योंकि ये जस्ट इसको यह ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो इसके जस्ट ये विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो PE बराबर हो जाएगा हमारा एफ इंटू एच हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो एच हो जाएगा, जो हमारा एफ की वैल्यू है mg है, तो PE क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा हमारा mgh, पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो हो जाएगा mgh हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा mgh हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लाभ, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, चलिए बताइए। ऊर्जा को क्या है, ना तो उत्पन्न किया जाता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो, परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या है, नष्ट किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सही। देखिए क्या हो, ऊर्जा का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे बताइए, जैसे हमारा क्या होता है, चलिए बताइए। जैसे विद्युत हीटर क्या हो जाए, विद्युत हीटर का नाम सुना है आप लोगों ने, बताइए। विद्युत हीटर इसका ऊर्जा रूपांतरण कैसे होगा, बताइए। विद्युत हीटर को किसमें रूपांतरित कर सकते हैं, विद्युत हीटर क्या होता है, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत हीटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, विद्युत जैसे हो गया हमारा विद्युत हीटर क्या है, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। उसी प्रकार से और है, जैसे हमारा लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर बताइए। लाउड स्पीकर बताइए आप लोग कि लाउड स्पीकर क्या करता है, ये बताइए। लाउड स्पीकर यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए और बताते हैं हम लोग। अब बताइए आप लोग, डायनमो का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, बताइए अब डायनमो इसका रूपांतरण आप लोग बताइए। डायनमो क्या करता है, डायनमो हमारा जो है ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डायनमो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक को, ये क्या है, डायनमो हमारा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर जनरेटर बोलते हैं ना, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे ये सभी कार्य करते हैं। ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, ये रूपांतरण कर रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा का क्या रूपांतरण हो रहा है। उसी प्रकार से आप बताते हैं, कार की जो बैटरी होती है, आप लोग देखा होगा कार की जो बैटरी, इसका बताइए, कार की बैटरी, कार की बैटरी मैं इसमें लिख दे रहा हूँ बढ़िया सा, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कार की बैटरी क्या करता है, जो कार की जो हमारी बैटरी होती है, कार की बैटरी क्या करती है, हमारा कार की जो बैटरी होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक भैया रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। कार की जो बैटरी होती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अब आप लोग बताइए, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का रूपांतरण बताइए, विद्युत बल्ब का, विद्युत जो बल्ब होता है हमारा, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा है टरबाइन। टरबाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टरबाइन, टरबाइन, चलिए बताइए टरबाइन, टरबाइन का बताइए, टरबाइन क्या करता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब माइक्रोफोन, 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 माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन जो होता है हमारा, जो माइक्रोफोन होता है हमारा, वो क्या करता है, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो ये क्या है, माइक है ना हमारा, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या है, हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पे ये सभी क्या है, कार्य करते हैं। अर्थात इनका ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सभी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। अर्थात एक ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं सीधा, आगे बढ़िए और आते हैं पीछे। ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया हमारा, ठीक है। अब जाते हैं पावर, शक्ति क्या होता है ये बताते हैं। शक्ति, पावर, POWER, पावर, हाँ शक्ति,
शक्ति क्या होता है, पावर। पावर P बराबर होता है W/T होता है, सभी लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर पावर, कार्य बटा समय। पावर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। किसी कारक के कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। किसी कार्य के कार्य करने की जो दर होती है, जो शक्ति होती है, उसको क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। ठीक है, इसका जो होता है अपना, जहाँ P हमारा क्या है, P क्या है, शक्ति है। P क्या है, शक्ति अपना है, शक्ति है। W हमारा कार्य है, W क्या है, कार्य है। और T हमारा क्या है, समय है। T हमारा क्या है, T हमारा क्या है, इसमें समय है। इसका जो मात्रक होता है, बताइए, शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक जो होता है, मात्रक वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है हमारा वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर होता है हमारा 1 जूल प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, अब बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति, एक अश्व एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति, एक जो अश्व शक्ति बराबर होता है अपना 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, हार्स पावर जिसे बोला जाता है, अश्व शक्ति को बोलता है हार्स पावर, हार्स पावर। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। और 1 वाट बराबर अभी हमने बताया 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और 1 वाट बराबर जो हमारा और होता है 0.239 कैलोरी प्रति सेकंड, कैलोरी प्रति सेकंड। ठीक है, अब बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है अपना 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इसको याद करने योग्य चीज़ है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। साहिल मौर्य जी 746 वाट, बहुत सही। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है हमारा। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर बताइए, 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट। ओनली सक्सेस जी, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वाट। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ना यहाँ तक। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर था, अपना वो समाप्त हो चुका है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन भी हमारे थे, लेकिन चलिए टाइम कम है, इसको हम एक पूरा साथ में कराएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और बताइए आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है ना। तो इसके जो क्वेश्चन है अगले दिन हम कराएंगे।
इसके जो कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बाद में कराएंगे, अभी टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद मैथ की क्लासें हैं, आप लोग मैथ की क्लास में आप लोग टाइम से आ जाइएगा, 1 बजे, 1 बजे से मैथ की क्लास है जो आकाश सर पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग आकाश सर की क्लास में आइए। ठीक है, धन्यवाद।